हम बात कर रहे थे जहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अंदर मॉडर्न अप्रोच में हमने जो हमारा अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, हमने कहा दो आधार पे होगा। एक जो बेस है हमारा वो सोर्स ऑफ फंड है, मतलब कहाँ से पैसा आएगा। इस कैटेगरी में हमने तीन तरह के अकाउंट रखे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। और एक बार हमारे बिजनेस में जब पैसा आएगा तो आने के बाद में हमको बिजनेस को रन करने के लिए उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ ठिकाने लगा। अगर आपने जो पैसा लगाया है, अगर उसका पैसे खर्च करने का जो बेनिफिट है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा था, हमने कहा भैया एसेट्स क्रिएट हो गई। और अगर उस खर्चे का बेनिफिट सिर्फ एक ही साल में एग्जॉस्ट हो जाता है तो हमने कहा भैया ये एक्सपेंसेस है। तो ये मोटा मोटी 5 तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो गए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जब ट्रेडिशनल मेथड में जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था, वहां पे हमने कहा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहां पर ऐसा हो सकता है कि जो पर्सनल अकाउंट है, मिस्टर राम का जो अकाउंट है, वो इस कैटेगरी में भी आ सकता है और इस कैटेगरी में भी आ सकता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि हमारा उसके साथ में ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। हम उससे अगर पैसा मांग रहे हैं, यानी कि हमने उधार माल बेचा था, तो हमारे एसेट्स के फॉर्म में आएगा, परंतु हमने उधार खरीदा, सेम वही अकाउंट लायबिलिटी के रूप में हमारे पास आ सकता है। ये बात हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज हमें समझना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भैया जब ये 5 अकाउंट हमारे सामने आ गए तो इनके रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने के। रूल समझेंगे उससे पहले बहुत ज़रूरी हमें ये समझना है कि ये जो अकाउंट है इनके नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं। इन अकाउंट के, जैसे मैंने कहा, हमारे सोर्स ऑफ फंड के लिए हमारे पास 3 तरह के अकाउंट है। एक तो पैसा हमें कैपिटल के फॉर्म में आएगा, एक उधार, लायबिलिटी और रेवेन्यू। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इनका रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इजी है, सिर्फ आपको इनके नेचर समझने हैं। सोर्स ऑफ फंड के जो 3 अकाउंट जो है, उनका जो नेचर जो है वो हमेशा क्रेडिट वाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट समझना, इनका जो नेचर होता है वो हमेशा, इनमें से चाहे कोई ही हो, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू अकाउंट हो, किसी भी कैटेगरी का आएगा, तो यहाँ पर इन अकाउंट के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो होते हैं क्रेडिट। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के जो अकाउंट है, इनके नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सर दिमाग में आएगा कि सर ये नेचुरल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। हालांकि ये थोड़ा सा जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे लेजर के अंदर और जर्नल से लेजर करेंगे ना, उस टाइम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि यहाँ मुझे एक्सप्लेन इस टॉपिक को करना है तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ, तो एक मोटी आपको समझाता हूं कि भैया किसी भी अकाउंट का नेचुरल बैलेंस क्या होता है। ये मेरी गारंटी है, आपको जरा भी तकलीफ नहीं आने पड़ी है, क्योंकि ये आगे का टॉपिक अब यहाँ पे आ गया है, क्योंकि इस चैप्टर में है, तो आपको लगेगा कि सर ने इस चैप्टर को आधा अधूरा छोड़ दिया है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ कवर कराना भी जरूरी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगा कि भैया कि नेचुरल बैलेंस ऑफ अकाउंट होता क्या है। देखिए, आगे जब हमने चैप्टर किए थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट किया था, वहाँ मैंने आपको अकाउंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करा दी थी। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे जितने भी ये अकाउंट है, राम श्याम मोहन, सबके अकाउंट हमारे लेजर के अंदर क्रिएट होते हैं। और जर्नल की एंट्री भी हम सीख चुके हैं। तो जर्नल में जब हमने कोई अकाउंट लिखा, जर्नल में हमारा काम क्या था, जैसे आपने एंट्री की राम अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए ये आपने जर्नल में एंट्री की थी 10,000 रुपीज से। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत डिटेल में मैं आपको इस पार्ट को फिर से करवाने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो ये हमारा पहला काम का था। मैंने कहा हमारे अकाउंटिंग जो स्टेप्स है उसके अंदर हमारी शुरुआत होती है जर्नल के साथ, और एक बार जब सारे ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए तो अगला जो स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी लेजर बुक। और जो हमारी लेजर है, जर्नल में जो जो अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं सबके अकाउंट क्रिएट होते हैं। वहाँ पे सारे के सारे अकाउंट, जो जो अकाउंट यहाँ डेबिट किए तो राम का अकाउंट भी वहाँ क्रिएट होगा, एक सेपरेट पेज के ऊपर कैश का अकाउंट भी क्रिएट होगा, मशीन देखिए होगा। जो जो अकाउंट जर्नल में आए हैं हम यहाँ डिसीजन ले चुके हैं कि किस अकाउंट को ड्रॉप करना है और किसको लेना है। पर एक बार जब जर्नल में हमने किसी अकाउंट को लेके आ गए, उस अकाउंट का लेजर के अंदर बिल्कुल सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा जहां उससे रिलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अकाउंट का मीनिंग क्या समझाया था? एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, राम से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन को जब मैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लिख दूंगा तो वो उसका अकाउंट होगा। फिलहाल मैं उस पार्ट को डिटेल में नहीं जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अकाउंट जो है, क्योंकि मैं आपको अकाउंट ऑलरेडी बता चुका हूं भैया कि मैंने कहा हमारा जो अकाउंट होता है वो हमेशा टी फॉर्मेट में बनता है। हमारा जो अकाउंट होता है वो हमेशा टी फॉर्मेट में बनता है। और हमने कहा ये आगे वाला जो हिस्सा है हमारा, ये टी फॉर्मेट के आगे वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हमेशा क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। और यहां से यहां वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है क्रेडिट। आगे कॉलम भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं भैया? सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, ठीक है, उसके बाद में पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो का, ठीक है ना, और उसके बाद में अमाउंट का। फिर यहां से डेट का, ये क्रेडिट साइड की हो गई, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो को बहुत अच्छे से बता चुका हूं इसका मीनिंग क्या होगा, और अमाउंट। मैंने यहां रिपीट क्यों किया? बहुत जरूरी चीज है। देखिए यहां पे मैंने कहा कि भैया यहां जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, ये वाला टॉपिक, अभी हम कहाँ थे, थोड़े से भटक गए थे, तो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। हमें ये समझना है कि अगर मैंने कहा कि भैया ये वो अकाउंट है जिनके नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं और ये वो अकाउंट है जिनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। फिलहाल आपको नेचुरल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, डेबिट का नेचुरल बैलेंस डेबिट है इसका मीनिंग क्या है, और नेचुरल बैलेंस अगर क्रेडिट है इसका मीनिंग क्या है, ये समझना है, ठीक है ना। इसको अकाउंट का जो पोर्शन है इसको मैं बहुत डिटेल में आगे फिर से करवाने वाला हूं, उस पोर्शन को टेंशन मत लीजिए। हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद में उसको शिफ्ट करेंगे पर्टिकुलर अकाउंट में। जैसे मान लीजिए ये मेरा कैपिटल का अकाउंट है, मैंने कहा जो जो अकाउंट खुले उनका सेपरेट एक पेज के ऊपर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को किया जाएगा। ये कैपिटल है, हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहां मैंने, अगर मैं मान लीजिए बाई कैश लिखता हूं, ये क्यों लिखना है इसको छोड़िए, एक बार मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। मैंने बाई कैश लिखा, मान लीजिए 10 लाख रुपीज, और सिर्फ ये एक ही ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे देखिए ये जो मेरी डेबिट साइड है इसकी जोड़ क्या है। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचुरल बैलेंस अगर क्रेडिट बोलता हूं तो क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या है। ये पोस्टिंग कैसे होगी अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं सिर्फ एक मोटा मोटी आपको हिंट देना चाहता हूं कि डेबिट बैलेंस अगर मैं बोलता हूं उसका मीनिंग क्या है, और क्रेडिट बैलेंस वर्ड बोलता हूं उसका मीनिंग क्या है। ये कैसे पोस्टिंग आ रही है मैं फिर से बताऊं, उसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं बात करूंगा, अगर मैंने ये एंट्री कर रखी है, यानी कि ये जो मेरी क्रेडिट साइड है, ये यहां से यहां तक जो मेरी क्रेडिट साइड है इसकी जोड़ है 10 लाख रुपीज, और डेबिट के अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है, यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है भैया? इस अकाउंट को जो बैलेंस है दैट इज 10 लाख रुपीज। पर बैलेंस कौन सा है? क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, जिस अकाउंट की जो साइड ज्यादा होती है वो उसका बैलेंस कहलाता है। तो अगर डेबिट की जोड़ की और क्रेडिट की जोड़ की, इससे पता चला कि भैया क्रेडिट के अंदर 10 लाख रुपीज है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है,
तो जिस अकाउंट की साइड जोड़ जो होती है, जो ज्यादा होती है, वही उसका बैलेंस कहलाता है। मान लीजिए यहां पे 10 लाख रुपीज है और मैंने यहां टू कैश भी लिख दिया किसी रीजन से, और इसका 1 लाख रुपीज इसका बैलेंस हुआ। अब बताइए, क्रेडिट साइड 10 लाख और डेबिट साइड 1 लाख, अभी भी देखिए क्रेडिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? अब जो क्रेडिट ज्यादा है वो है 9 लाख रुपीज से। मीनिंग ये हुआ कि अगर क्रेडिट के साइड में जो टोटल होगी वो डेबिट से ज्यादा है, इसका मतलब वो उसकी साइड है। यानी कि मैंने नेचुरल बैलेंस बात की, तो जो कैपिटल के जो अकाउंट है, लायबिलिटी के जो अकाउंट है और रेवेन्यू के जो अकाउंट है, उनकी क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगी। ये बाय डिफॉल्ट है, हमेशा ज्यादा ही रहेगी। अगर आपकी लायबिलिटी है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। कैसे, वो इसका टेक्निकल रीजन क्या है, वो जो है मैटर अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर किसी अकाउंट के अंदर, एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पे आपने टू लिखा, टू कैश 5 लाख रुपीज। ठीक है भैया, बाई कैश लिखा आपने 2 लाख रुपीज। अब बताइए जरा भैया, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है? ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये यहां से यहां तक आ गई डेबिट साइड, और यहां से यहां तक आ गई हमारी क्रेडिट साइड। अब बताइए जरा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। डेबिट की जोड़ कितनी है? 5 लाख रुपीज। क्रेडिट की जोड़ कितनी है? 2 लाख रुपीज। यानी कि यहां पे इस अकाउंट के अंदर जो हमारी डेबिट साइड है 3 लाख रुपए से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 3 लाख रुपए से ज्यादा है। अकाउंट का बैलेंस कैसे करना है, इस 3 लाख को जहां लिखेंगे वो अलग मैटर है, उसको छोड़ो, आगे हम सीखेंगे। अकाउंट को बैलेंस करना है वो अभी नहीं बताऊंगा। यहां पे सिंपल सी बात है कि भैया चूंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो हम कहेंगे ये जो अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस है। जिस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होती है हम कहेंगे उसकी डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो हम कहेंगे भैया इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। मेरा फिर से वापस टॉपिक के ऊपर क्या कहता है मेरा टॉपिक, देखिए रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने जब कहा कि भैया जो मेरे एप्लीकेशन सोर्स ऑफ फंड है, जो मेरे सोर्स ऑफ फंड है उनका नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यानी कि अगर आपके सामने क्रेडिटर का कभी अकाउंट आएगा, कैपिटल का अगर अकाउंट आएगा तो आप ये देखोगे कि उसकी क्रेडिट साइड है वो हमेशा ज्यादा होती है। इसका मतलब उसका नेचुरल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। किसी भी लायबिलिटी की बात करोगे, अगर आपने लोन ले रखा है कहीं से ही, या आपने उधार माल खरीदा हुआ है जिसको आपके फ्यूचर में भुगतान करना है, या आपकी इनकम और सेल्स के जो बैलेंस होंगे, हमेशा आप ऐसा देखोगे कि इन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है इनके बैलेंसेस हमेशा ज्यादा होंगे। यानी कि इनके जो नेचुरल बैलेंस है वो है क्रेडिट। इसी तरह जो आपके एसेट्स है और जो लायबिलिटी है, इनके जो डेबिट साइड वाले बैलेंस है वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, इतना ही ध्यान रखना है, आगे रूल खुद से खुद आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमारे इन अकाउंट के नेचुरल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होते हैं, और अगर किसी अकाउंट के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है और वो अकाउंट अगर किसी रीजन से इंक्रीज हो रहे हैं, दो ही बातें होगी, या तो वो अकाउंट इंक्रीज होंगे और या वो अकाउंट डिक्रीज होंगे। ठीक है भैया, या तो वो इंक्रीज होंगे या वो डिक्रीज होंगे। अब इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? पहले से आपका बैलेंस क्रेडिट है और ज्यादा बैलेंस बढ़ाना है तो मैं इंक्रीज करने का मतलब मैं उसको और क्रेडिट कर दूंगा। देखिए ये जो मेरा बैलेंस है, मान लीजिए ये मेरा बैलेंस
10 लाख रुपीज मेरा ऑलरेडी बैलेंस है और मुझे 10 को और इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कब करूंगा? जब मैं उसको और क्रेडिट करूंगा। बहुत सिंपल है। ये मेरा 11 लाख रुपीज हो गया ये मेरा 11 लाख रुपीज हो गया। तो अगर मेरा नेचुरल बैलेंस जो है अकाउंट का, मेरे अकाउंट का जो नेचुरल बैलेंस जो है वो अगर क्रेडिट है और उस अकाउंट को मुझे इंक्रीज करना पड़ रहा है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यानी कि अगर मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल पहले से लगा रखी है तो उसका जो बैलेंस है पहले से क्रेडिट है, मैं और कैपिटल लगाने की बात करूंगा, यानी कि मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? मुझे उसे और ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में ऑलरेडी बैलेंस है और उसको और बढ़ाना है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? उसको और क्रेडिट कीजिए, बढ़ जाएगा। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है या आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमने टाइप क्या देखा? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपने और माल खरीदा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, आपके रेवेन्यू इंक्रीज हुए, मतलब आपने गुड्स को सेल्स किया, माल बेचा, या आपने कोई इनकम रिकॉग्नाइज की। तो इन अकाउंट के सामान्यतः क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और अगर ये और ज्यादा इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, पहले से ही ये क्रेडिट में 10 लाख है और अगर आप बोलते हो कि इसको इंक्रीज करोगे तो ये बैलेंस इंक्रीज कब होगा कि मैं 10 में 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। बस इसी वजह से अगर मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ रहा है, यानी कि प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल दिया, पहले पैसा लगाया था, कैपिटल इंक्रीज हुई, मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, परंतु अब उसने ड्राइंग कर दी, यानी कि 10 लाख का बैलेंस था, ठीक है ना भैया, 1 लाख रुपए निकाल दिया। तो रिवर्स कम कैसे होगा? जब मैं नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है और इसमें से पैसा निकाल रहा हूं, यानी कि मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी केस में मुझे उस अकाउंट को डेबिट करना होगा। मुझे उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा भैया? डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास ऑलरेडी लायबिलिटी है और मैं उस लायबिलिटी का भुगतान कर रहा हूं। अगर मैं उस लायबिलिटी का भुगतान कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में मुझे उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है भैया। राम से पहले आपने उधार माल खरीदा था, इसका एग्जांपल समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले कभी जब आपने माल राम से खरीदा था तो आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है भैया, ये देखिए ये हो गई राम, क्या हो गया? राम 10,000 से आपके यहां लायबिलिटी हो गई। अब आपको लायबिलिटी का आपने भुगतान कर दिया, राम को आपने पैसे का भुगतान कर दिया, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कैश में भुगतान किया, अब राम को मैंने डेबिट क्यों किया ये समझने की कोशिश करेंगे। राम को डेबिट इसलिए किया क्योंकि पहले से ये क्या है मेरी? पहले से ये मेरी लायबिलिटी है। क्या है मेरी? पहले से मेरी लायबिलिटी है। जब राम से मैंने माल खरीदा था, जब राम से मैंने माल खरीदा था तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो मैंने कहा लायबिलिटी अकाउंट के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं और जैसे ही आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। परंतु यहां पर सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? आपने उस लायबिलिटी का भुगतान कर दिया। आपने क्या कर दिया? उस लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो लायबिलिटी के नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया, यानी कि वो लायबिलिटी अब डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी आपकी घट रही है। इसका मतलब राम के अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या हुई भैया? मोरल ऑफ स्टोरी बहुत सिंपल है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भैया हमारे ये अकाउंट है, जो हमारे सोर्स ऑफ फंड के जो अकाउंट है
उनके नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। और अगर ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ऐसे सभी अकाउंट को, सेल्स हो गया, माल उधार खरीदा, पैसा लगाया, ऐसे सभी अकाउंट को का बैलेंस क्रेडिट होता है। और जैसे ही ये पैसे और बुक्स में आ रहे हैं हम उसको क्रेडिट करेंगे। परंतु जब हम हमारी लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हैं, लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, हमने कैपिटल में से पैसे निकाल दिए, ड्राइंग कर दिया, हमारा सेल्स एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज था, फिर वापस रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो चूंकि हमारा वो रेवेन्यू कम हो गया, इसके लिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में अगर आप काम करते हो तो आपको नेचुरल बैलेंस का अगेंस्ट का मतलब हो गया डिक्रीज अगर होते हैं तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल रूल है। अभी तरह से मैं बात करता हूं अपनी एप्लीकेशन ऑफ फंड। मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड है, उसकी फिर बात करता हूं। दो तरीके से ही बात होगी, या तो ये इंक्रीज होंगे या ये डिक्रीज होंगे। इनके नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इनके नेचुरल बैलेंस होते हैं डेबिट। मशीनरी आपने खरीदी, पहले से ही इन अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इंक्रीज हुए, आपको फर्दर डेबिट करने पड़ेंगे तो ही उसका अकाउंट बढ़ेगा। परंतु अगर आपने मशीनरी बेच दी, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो आपको उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसी पार्ट को मैं एक बार टेबुलर फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद में बहुत सारे इलस्ट्रेशन के साथ में, इलस्ट्रेशन और आपके क्वेश्चंस के साथ में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको मेरी तरफ से कुछ 7 से 8 एग्जाम्पल सॉल्व करवा के दूंगा, जिसके अंदर मैं रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच के आपको एडिशनल रूल भी बताऊंगा, एडवांस वर्जन के रूल भी बताऊंगा। पर उससे पहले एक बार बेसिक पार्ट क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए मैं एक बार इसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब इसी रूल को हम एक बार टेबुलर फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला अकाउंट था, हमारे पास 3 अकाउंट है भैया, देखिए, एक तो है कैपिटल अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट था हमारे पास लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट था, ठीक है, और जो तीसरा अकाउंट था वो था हमारे रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया, उसका पार्ट हो गया ड्राइंग। लायबिलिटी में हमने क्या एग्जांपल लिए, रामश्याम मोहन ने हमको उधार माल बेचा, हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या कोई भी वो आदमी हम किसी भी रीजन से हमसे पैसा मांग रहा है, वो हमारी लायबिलिटी है। हमारे बिजनेस की सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू है। ये 3 तरह के जो अकाउंट है, ये हमने कहा भैया ये हमारी कौन से हो गए, ये हो गए सोर्स ऑफ फंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे सोर्स ऑफ फंड है, इनका जो नेचर होता है वो क्रेडिट बैलेंस वाला होता है। इनका क्या होता है भैया, तीनों ही अकाउंट में देखिए बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। इनका जो नेचुरल बैलेंस है वो होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बाय डिफॉल्ट जब आप इनके अकाउंट बनाओगे उसके अंदर आपको ये वाली साइड हमेशा ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये इनका नेचुरल बैलेंस है। अगर इंक्रीज करना है, फर्दर क्रेडिट करना है, इंक्रीज कर दीजिए, घटाना है डेबिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए, तो इनके जो नेचुरल बैलेंस है वो क्रेडिट है, ठीक है। तो इनको फर्दर क्रेडिट कब होगा, ऑलरेडी क्रेडिट में 10 लाख का बैलेंस है और उसको बढ़ाना है, और क्रेडिट वो कब होगा, जब आप उसे इंक्रीज करोगे। बहुत सिंपल हो गया। अगर नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात हो रही है, वैसी की वैसी बात हो रही है, तो पहले से क्रेडिट बैलेंस है और उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब हुआ और ज्यादा क्रेडिट कर लीजिए, इंक्रीज करना है और ज्यादा क्रेडिट कर लीजिए, इंक्रीज करना है और ज्यादा क्रेडिट कर दीजिए। तो इन 3 अकाउंट को अगर नेचुरल बैलेंस के फेवर में डिसीजन जा रहा है, ऑलरेडी क्रेडिट में ये पड़े हैं, और अधिक क्रेडिट तभी होगा जब आपने और कैपिटल लाई, आपकी लायबिलिटी बढ़ी या आपकी सेल्स इंक्रीज हुई, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आप उन्हें फर्दर क्रेडिट करना है। परंतु इसका जस्ट उल्टा हो गया भैया,
अगर आपने ड्राइंग कर दी, यानी कि पहले से आपका जो बैलेंस था क्रेडिट का उसके फेवर में नहीं, आपने उसमें से पैसा निकाल लिया है, डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, लायबिलिटी का आपने भुगतान कर दिया है, माल सेल्स रिटर्न हो गया है आपका। ठीक है, पहले आपने रेवेन्यू बुक किया था, वो आपका रिटर्न हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में होगा, यानी कि डेबिट होगा, तो क्या होगा, उसका बैलेंस ऑलरेडी जो पहले से एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो कम हो जाएगा। ये इनके एग्जिस्टिंग बैलेंस होते हैं, इनको अगर बढ़ाने हैं, इसका मतलब आप और ज्यादा क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे तभी तो बढ़ेगा, क्रेडिट को अगर डेबिट कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे, बहुत सिंपल। इसी तरह से मैं बात करूंगा हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड, अगर मैं बात करूंगा हमारे एप्लीकेशन फंड ऑफ फंड में हमने कहा हमारे पास दो अकाउंट है, फोर्थ अकाउंट हो गया हमारे एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, और हमने कहा हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। इन अकाउंट के नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट मिलेंगे आपको, हमेशा क्या मिलेंगे भैया, डेबिट मिलेंगे, पहले से ही डेबिट है, पहले से ही डेबिट है और डेबिट करना है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब ये इंक्रीज होने की बात करेंगे, जब ये इंक्रीज होने की बात करेंगे, इसका मतलब इसको फर्दर डेबिट करना है, परंतु पहले से आपके पास एक एसेट्स है, उसको आपने बेच दिया, सेल आउट कर दिया, उसको आपने सेल आउट कर दिया, मतलब नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम कर दिया, यानी कि आपने उसको डिक्रीज कर दिया। तो अगर डिक्रीज करोगे तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, डिक्रीज करोगे, पहले से आप माल खरीद चुके हो, खर्चा आपने बुक कर दिया है, गुड्स आपने रिटर्न कर दिया है, वापस आपको पसंद नहीं आया, आपने परचेज किया था, आपको पसंद नहीं आया, परचेज रिटर्न हो गया, आपका खर्चा कम हो गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो सामान्य रूल हो गए। अब यहां पे भी आपको बहुत सारे अकाउंट के बीच में क्लैश मिलेगा, जैसे हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा था कि एक ही साइड के अंदर दो अकाउंटों के बीच में जब क्लैश आ रहा था, वहां पे हमने कुछ एडिशनल रूल क्या देखे थे भैया, वहां हमने देखा था कि भैया अगर नॉमिनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ क्लैश था, हमने पर्सनल को रिमूव किया, अगर रियल अकाउंट का पर्सनल के साथ क्लैश था, हमने पर्सनल अकाउंट के साथ में, तो हमने पर्सनल अकाउंट को हटाया। साथ ही साथ में हमने देखा कि अगर पर्सनल अकाउंट के जो था वो रिसीवर और गिवर दोनों ही पोजीशन में एक ही ट्रांजैक्शन में होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पर्सनल अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आते हैं। इसी तरह से यहां पर भी हमारे कुछ एडिशनल रूल है, यहां पे भी हमारे कुछ एडिशनल रूल है, ये हमारे दो एडिशनल रूल है, तो वो जल्दी से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर एग्जांपल के साथ इन रूल्स को हम फिर से करेंगे। नंबर 1, एडिशनल रूल नंबर 1, एडिशनल रूल, पहला एडिशनल रूल क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर आपका किसी भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन से पाला पड़ता है, पहला रूल क्या है, अगर आपका इनमें से, ये कौन से वाले थे जो पहले हमने देखे थे अंडर ट्रेडिशनल मेथड, राम, मोहन, सोहन, किसी बैंक का नाम, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कंपनी का नाम, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्स किराना स्टोर, ठीक है ना भैया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम या नेचुरल पर्सन के नाम अगर बुक्स में आपको मिलते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका नाम मिलता है, परंतु उस ट्रांजैक्शन की वजह से, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है, रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है, नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, नाम तो आ गया, परंतु
आपका उस ट्रांजैक्शन की वजह से उस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है। यहां पे हमने देखा कि रिलेशनशिप दो तरह की बन सकती है, या तो एसेट्स के फॉर्म में या लायबिलिटी के फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान रखना। काम हुआ पर्सनल के साथ, परंतु उस ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के कारण अगर आपकी कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस पर्सन को के नाम को बुक्स में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। नो एंट्री इन बुक्स, नो एंट्री इन बुक्स फॉर पर्टिकुलर अकाउंट। तो वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसको बुक्स में नहीं लेके आएंगे। अब इसमें वो सारे के सारे केस कवर हो गए। जैसे हमने कहा था कि राम को सैलरी का भुगतान किया, हमने क्या एंट्री की थी, राम को सैलरी का भुगतान किया। आप देखिए जो सैलरी वाला अकाउंट था वो यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट है, वो हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट है। ठीक है, नेचुरल बैलेंस डेबिट हो रहा है, होता है, इंक्रीज होगा उसके लिए डेबिट करेंगे, वो अलग मैटर है। राम की बात करूंगा तो यहाँ पे जो मिस्टर राम है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से उसने काम पहले कर दिया, हमने उसका भुगतान कर दिया। क्या इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की वजह से राम फ्यूचर में हमसे पैसा मांगेगा या हम राम से पैसा मांगेंगे? यानी कि ट्रांजैक्शन तो इन तरह के लोगों के साथ हुआ, परंतु इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के कारण उससे कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई, इसलिए राम के अकाउंट को हम बुक्स में नहीं लाएंगे। यानी कि ये जो अकाउंट है बुक्स में तभी आते हैं जब इनके साथ फ्यूचर के अंदर कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, या तो एसेट्स की या लायबिलिटी की। हमने उधार माल बेचा, एसेट्स बन गई, फ्यूचर में पैसा आएगा, यस उसको बुक्स में लेके आएंगे। हमने उधार माल खरीदा, हमें उससे भुगतान करना है। हमने उधार पैसा लिया, हमें भुगतान करना है। लायबिलिटी की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको डिटेल में 3-4 ट्रांजैक्शन और आगे करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो भी वही पॉइंट है जो वहां पे कवर किया था। वो क्या पॉइंट है भैया? दूसरा जो एडिशनल रूल नंबर 2 जो है हमारा, एडिशनल रूल नंबर 2, कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर यही पर्सनल अकाउंट का मतलब नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, अगर हमारे ट्रांजैक्शन में आते हैं और ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज के बोथ एस्पेक्ट कंप्लीट अगर हो जाते हैं, उसी ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज के बोथ एस्पेक्ट अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इस पर्टिकुलर अकाउंट को बुक्स में एंट्री नहीं देते हैं। इसका एग्जांपल हमने वहां पे किया था। वहां पे हमने कहा था कि राम से नकद में माल खरीदा। तो ये जो राम था, जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा, तो एक्सचेंज का रूल क्या होता है कि एक हाथ से कुछ लिया जाता है और एक हाथ से कुछ दिया जाता है। अगर आपने पैसे का भुगतान किया, सामने आपने माल खरीदा और आपने भुगतान किया, सामने वाला जो पर्सन था उसने एक हाथ से माल दिया, एक हाथ से पैसा लिया, या उल्टा पकड़ लो, एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से माल लिया। यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो पर्सनल नेचर के जो अकाउंट है, इनको बुक्स में केवल और केवल तभी लिया जाता है जब एक्सचेंज का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और दूसरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि अगर नहीं हुआ, इसका मतलब माल खरीद लिया, भुगतान नहीं किया, यानी कि एक एसेट्स या लायबिलिटी की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, तो उस अकाउंट को बुक्स में लाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में करेंगे। फिलहाल एडिशनल रूल मैंने सिर्फ यहां बता दिया आपको, कुछ एग्जाम्पल के साथ में, 3-4 एग्जाम्पल के साथ में मैं इस पार्ट को फिर से डिटेल में करने वाला हूं। तो यहां पे मैंने अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक रूल्स, ये जो हमारे
बेसिक रूल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डेबिट एंड क्रेडिट है। इसके अलावा मैंने 2 रूल बताए। पहला रूल आपको क्या बताया कि भैया अगर किसी पर्सन का नाम आएगा हमारे सामने और उसके साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, बुक्स में हम उसको नहीं लेके आएंगे। सेकंड रूल ये है कि वो पर्सन का नाम तो आया है परंतु ट्रांजैक्शन के जो दोनों पार्ट है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, दोनों ही कंप्लीट हो गए, यानी कि फिर से यहाँ पे कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई। हम उस अकाउंट को बुक्स में नहीं लेके आएंगे, उस अकाउंट को वहीं पे टाटा बाय बाय कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इन दोनों के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल आगे करवाने वाला हूं इसी वीडियो के एंड में। अगर लेंथ बड़ी होती है तो नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट समझना है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं बढ़ जाता हूं एक बार आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस के तरफ। चलिए, ट्रांजैक्शंस के अंदर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट रिकॉर्ड, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। इन ये जो अकाउंट दिए हुए हैं इनका नेचर समझने की कोशिश करेंगे और कब ये डेबिट होंगे, इंक्रीज होंगे और कब ये क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे ये सिर्फ इंक्रीज करने की बात कर रहा है कि विच साइड विल बी इंक्रीज। ठीक है, चलिए, ये इंक्रीज होने की बात कर रहा है। हम दोनों ही एक्सपेक्ट को समझ लेंगे, ठीक है ना, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। एक बार मैं जल्दी से नोट डाउन कर लेता हूं। हमने 2 क्लास देखी थी। पहली क्लास में हमने क्या देखा था, एक हमारा कैपिटल वाला अकाउंट था, दूसरा कौन सा था भैया, लायबिलिटी वाला अकाउंट था, और तीसरा वाला कौन सा था, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट अकाउंट था। यहां पे हम बात करेंगे, हमारे पास एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट थे और हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट थे। ये मैंने मेरी याददाश्त के लिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बात करेंगे, चलिए, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है भैया, यहाँ जरा देख के बताइए। फर्नीचर हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। इनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं, मैंने कहा डेबिट होते हैं, इनके नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। चलिए, तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स हो गई, ये वाला हो गया। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है भैया, देखिए एसेट्स है। इनका जो नेचुरल बैलेंस होता है, आप पे बॉक्स में आगे बना दीजिए, इनका जो नेचुरल बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। और अगर इंक्रीज करने की बात करोगे, इसका मतलब आपको फर्दर डेबिट करना होगा। बात आगे समझ में। परंतु अगर आपने फर्नीचर बेच दिया है तो पहले से जो आपका बैलेंस है, यदि अगर इसको इंक्रीज करना है तो मैं इसको फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु इसको डिक्रीज करना होगा। जब मैं फर्नीचर को बेच दूंगा तो मुझे टू फर्नीचर करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना है मतलब इसको फर्दर डेबिट करना होगा। आपको अकाउंट का टाइप लिख के उसके आगे उसका नेचुरल बैलेंस लिख लीजिए। नेचुरल बैलेंस के फेवर की अगर बात करेगा उसी के साथ ले जाइए। क्रेडिट बैलेंस है उसको इंक्रीज करना है और क्रेडिट कर लीजिए, डेबिट बैलेंस है और इंक्रीज करना है, डेबिट कर दीजिए। बहुत सिंपल। मोहन प्रोप्राइटर है भैया, बिजनेस प्रोप्राइटर है। कौन सा नेचर का अकाउंट हो गया, ये हमारे कैपिटल की नेचर का अकाउंट हो गया। नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और ये इंक्रीज कब होगा, अगर इंक्रीज करने की बात करेंगे इसका मतलब इसको फर्दर क्रेडिट करना है। नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात करना है तो मतलब जो नेचुरल बैलेंस है उसी के साथ इसके साथ अटैच कर दीजिए। परंतु नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल निकाल दी जाती, ड्राइंग कर दी जाती, तो ड्राइंग को क्रेडिट की जगह क्या करते, डेबिट करते, यानी कि उसका नेचुरल बैलेंस आप डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कौन सा है भैया, ये देखिए हमारे खर्चे को, हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। ये हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस जो होता है इनका हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो जैसे ही खर्चे आपके इंक्रीज होंगे, देखिए डेबिट बैलेंस है और इंक्रीज करने की बात कर रहा है, इसका मतलब उसको फर्दर डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। इंक्रीज की बात कर रहा है। डिक्रीज कब होता, ये डिक्रीज होता अगर मैं इसको क्रेडिट करता।
इसी तरह से अब मैं बात करूंगा परचेज। तो जो मेरा परचेज है ये कौन सा अकाउंट है भैया? ये भी मेरा एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। तो ये मेरा एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है और एक्सपेंसेस के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। अब इनको इंक्रीज कब करूंगा? तो एक्सपेंसेस के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको फर्दर डेबिट करूंगा तब ये इंक्रीज होंगे, और ये डिक्रीज कब होंगे? अगर मैं इनको क्रेडिट कर दूं, इनके नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भैया? ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं सेल्स। ये मेरे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, मेरे बिजनेस के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। इनके नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये या तो इंक्रीज करने की बात करेगा या ये डिक्रीज करने की बात करेगा। तो क्रेडिट का इसका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है, इंक्रीज करने का मतलब इसको फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। परंतु अगर क्वेश्चन में डिक्रीज करने की बात होती, यानी कि मुझे उसे नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम करना पड़ता, इसको डाउन करना पड़ता, मेरा सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है ना, मेरा सेल्स रिटर्न हो गया। मैंने अर्नड इनकम एक बार तो मेरी बुक्स में आ गई थी, परंतु मुझे पता चला कि ये तो एडवांस में आ रखी है, मैंने काम अभी तक किया ही नहीं है, मुझे उस इनकम को रिवर्स करना पड़ गया। तो यानी कि मैंने उस इनकम को डेबिट कर दिया, मेरी बुक से हटा दिया। ठीक है भैया। इंटरेस्ट पेड, ये अगेन मेरे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। एक्सपेंसेस, रेंट पेड किया आपने, कोई भी खर्चा अगर इंटरेस्ट आपने पे किया, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया। नेचुरल बैलेंस यहां लिखिए, नेचुरल बैलेंस है डेबिट, बस इतना लिख दिया ना, बहुत हो गया काम आपका। नेचुरल बैलेंस डेबिट। इंक्रीज कब होगा? जब और डेबिट करना है। इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा? भैया इंक्रीज तब होगा जब फर्दर डेबिट करोगे, और डिक्रीज कब होगा? जब आप उसे रिवर्स कर दोगे, मतलब उसे क्रेडिट कर दोगे। इससे बढ़िया तो और कैसे बताऊं भैया, बताइए जरा। आगे बात करेंगे सोहन और क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट हो गया भैया? लाइबिलिटी। ध्यान रखना, यहां पे सोहन अगर डेबिटर होता, डेटर्स होता, हमारा डेटर्स होता, तो ऐसी स्थिति में वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता, मामला उल्टा हो जाता। यहां फिलहाल जो सोहन है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, यानी कि इनका जो नेचुरल बैलेंस है वो हो गया क्रेडिट। नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है। इंक्रीज, फर्दर क्रेडिट, इंक्रीज अगर करना है, इंक्रीज करना है, कब इसे डिक्रीज करोगे? इंक्रीज करने का मतलब उसको और ज्यादा क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज करने का मतलब डेबिट कम हो जाएगा। राम और डेटर, चलिए भैया आ गया मिस्टर राम डेटर्स। राम एक डेटर्स के फॉर्म में हमारे पास आया, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए हो गई एसेट्स। एसेट्स के नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स के नेचुरल बैलेंस होते हैं डेबिट। तो इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा? पहले से बैलेंस डेबिट है, इंक्रीज कब होगा? जब और डेबिट करोगे। ठीक है भैया, तो इंक्रीज कब करोगे? जब और डेबिट करोगे। और डिक्रीज कब होगा? जब उसको रिवर्स कर दोगे इसके अगेंस्ट में। तो ये एग्जाम्पल था, हमने दोनों ही पार्ट, इन्होंने बोला कि भैया इंक्रीज कब करोगे इन अकाउंट को, हमने आपको इंक्रीज भी बता दिया और डिक्रीज भी बता दिया। अब आप अगले एग्जाम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑन विच साइड इन ओके, चलिए ओके, ऑन विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट। इन अकाउंट को डिक्रीज कब करोगे? भैया मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, बहुत सिंपल। कैश, ये हमारे एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस हमेशा क्या होता है? कैश का नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। कब इंक्रीज करेंगे और कब डिक्रीज करेंगे? तो अगर कैश बैलेंस हमारा बढ़ेगा, नेचुरल बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तब तो उसे डेबिट करेंगे। परंतु अगर कैश विड्रॉल होगा, पैसा निकाला, तो टू क्रेडिट होगा, यानी कि आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट करोगे। तो डिक्रीज होने की स्थिति में जब भी पैसा निकलेगा, डिक्रीज होने की स्थिति आएगी, हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये वाला पूछ रहा है कि भैया इसे घटाओगे कब?
ये घटना वाला पोर्शन इसका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए, हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है भैया, ये हमारे लिए होगी लायबिलिटी। अगर ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक की बात करते हैं, अगर मेरा ट्रेडिशनल मेथड होता तो ये पर्सनल अकाउंट होता। यहाँ मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने बैंक से टेम्परेरी पर्पस के लिए पैसा उधार लिया है, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी होते ही आपको ये रखना, इसका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है भैया, और कब ये इंक्रीज होगा और कब ये डिक्रीज होगा। अगर नेचुरल बैलेंस के फेवर में काम करेगा, मतलब आपने उधार पैसा ले रखा है बैंक से और ज़्यादा ले लिया, इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब आपने उसे क्रेडिट कर दिया। परंतु आपने भुगतान कर दिया लायबिलिटी का, ऐसी स्थिति में ये डिक्रीज हो जाता, तो इसका मतलब आप उसे डेबिट करोगे। तो आपका ये वाला हो गया आंसर, यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों ही पोर्शन हमेशा बताता चलूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये हमारे लिए हो गई लायबिलिटी अकाउंट। भैया पहले लोग, जिन लोगों ने आपके यहाँ काम किया, आपने उनको सैलरी का भुगतान नहीं किया, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, पैसे भुगतान बाकी है, लायबिलिटी के फॉर्म में है। नेचुरल बैलेंस जो है वो है क्रेडिट। ठीक है, इंक्रीज कब करोगे, डिक्रीज कब करोगे। अगर लिस्ट बढ़ जाती है कि भैया ये और लोग हैं जिनका पेमेंट बाकी है, तो ऐसी स्थिति में तो आप उसे क्रेडिट करोगे। परंतु अगर आपने भुगतान कर दिया, अगर आपने भुगतान कर दिया, लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब आपने उस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो लायबिलिटी का जब आपने भुगतान कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, यानी कि इसको जब आप डेबिट करोगे तब ये हो जाएगा डिक्रीज। चलिए अगला, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। चलिए भैया सेम वही बात है, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, आपकी कोई रेंट बाकी थी तो मतलब ये हो गया आपके लिए लायबिलिटी। पहले से आपकी बुक में ये लायबिलिटी है। नेचुरल बैलेंस जो है इस अकाउंट का वो है क्रेडिट। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, आपने और भुगतान नहीं किया है, तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। परंतु अगर आपने डिक्रीज हो गई, डिक्रीज का मतलब ये हो गया आपने उसका भुगतान कर दिया, तो कब होगा, जब आप उसको ऐसा करोगे, भुगतान कर दिया, तो आपको अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में। बस इसको पकड़ लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर नेचुरल बैलेंस को फेवर में बात कर रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, यानी क्रेडिट कर दो। या रिवर्स करने की बात करिए, लायबिलिटी घटेगी कब, जब आप भुगतान कर दोगे, ठीक है ना, तो डेबिट कर दोगे। डिक्रीज हो जाएगी जब आप लायबिलिटी, तब आप ये कर दोगे। चलिए आगे बात करते हैं, यहां बात करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट्स के फॉर्म में हमारी बुक है, नेचुरल बैलेंस डेबिट है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हुआ कि भैया हमने एडवांस में ही इंश्योरेंस का भुगतान कर दिया, एडवांस में ही, ड्यू नहीं हुआ था फिर भी भुगतान कर दिया, तो हमारे लिए बिजनेस में एसेट्स है, जब तक कि वो पीरियड पूरा हो नहीं जाता है। हमने एडवांस में इंश्योरेंस का भुगतान कर दिया है, नेचुरल बैलेंस डेबिट है। इंक्रीज तब होगा जब आप उसको फर्दर डेबिट करोगे, ठीक है। डिक्रीज कब होगा, जब आप उसको क्रेडिट करोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कब आप उसको डिक्रीज करोगे, तो ये डिक्रीज करने की, हाँ डिक्रीज बोलो ना, ठीक है, ये डिक्रीज करने की बात कर रहा है, यानी कि आपको फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा, तब ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे बात करेंगे मोहन, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। तो भैया ये हमारे कैपिटल के रिप्रेजेंट, अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया। नेचुरल बैलेंस जो रहता है वो हमेशा क्रेडिट होगा। जब जब मोहन पैसा लगाएगा, जब जब पैसा लगाएगा या पैसा निकालेगा, अगर ये पैसा लगाएगा उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी कि मुझे फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे ये पैसा निकालेगा मुझे उसे डेबिट करना होगा। यही बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
ये 5 कंप्लीट हो गया है। मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चलिए ये क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिट ऑन द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या करोगे भैया, जब भी आपका कोई रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, देखिए ये हमारे रेवेन्यू के अकाउंट, अभी देखो इसको तो बहुत सिंपल तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा भैया, सबसे पहले हमने 3 क्लास समझाई, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। इधर हमने कहा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। चलिए क्या बात करता है, देखिए ये वाला, इनके नेचुरल बैलेंस मैंने कहा था क्रेडिट होते हैं और इनके नेचुरल बैलेंस होते हैं डेबिट। ये हम चार्ट में कर चुके हैं। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये भैया क्या करना चाहते हैं। इंक्रीज इन द रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू है ना ये इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है और इसको इंक्रीज करना है। क्या करना है, आगे वाली सिचुएशन होगी, इंक्रीज करना है, यानी कि फर्दर क्रेडिट कर लीजिए। तो ये क्रेडिट वाली बात करता है। चलिए डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंसेस का नेचुरल बैलेंस क्या है भैया, नेचुरल बैलेंस है डेबिट। तो जब भी इंक्रीज की बात करेंगे इसका मतलब इसको फर्दर डेबिट करना है, परंतु डिक्रीज मतलब खर्चे हमारे कम हो गए, यानी कि इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। खर्चों में कमी हो गई, अगर खर्चे हमारे बढ़ते तो नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, हमें और डेबिट करना पड़ता, परंतु हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, हमने माल खरीदा था, हमने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न हो गया, हमारे खर्चे कम हो गए। ठीक है भैया, तो ये डिक्रीज इन खर्चा कब होगा, जब हम उसे क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होगा भैया, ड्राइंग देखिए बिजनेस ओनर का जो हमारा मेन अकाउंट है कैपिटल, इसका अकाउंट होता है क्रेडिट। जैसे जैसे वो पैसा लगाएगा फर्दर क्रेडिट करेंगे, परंतु ड्राइंग का मतलब उसने पैसा निकाल दिया तो नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम कर दिया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज का मतलब मैंने उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मुझे उसे डेबिट करना होगा, तब ये डिक्रीज हो जाएगा। द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, जो ओनर है उसने फ्रेश कैपिटल लगाई। देखिए ये वाला हमारा नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है कैपिटल का, और इंक्रीज हो रही है, पैसा और लगा रहा है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 7 के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें। यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जिनको कि रिकॉर्ड करना है, पर इनसे पहले मैं एक सामान्य तरह से 5 से 7 क्वेश्चंस लेता हूँ, 5 से 7 ट्रांजेक्शन लेता हूँ, उनको हम मॉडर्न अप्रोच में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे।